हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपीसी टेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीट साइंस 2022 के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 23-24 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसका मैं सीरीज ही चला रहा हूँ। इसका एक वीडियो अभी तक अपलोड हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि लिखा हुआ है रीट साइंस 23-24 जुलाई के लिए सबसे बेहतरीन सीरीज 2 PYQ 2015 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसी को मैं लेके आया हुआ हूँ यहाँ पे। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आए रीट से संबंधित या सीटेट या ऑल टीचिंग एग्ज़ाम से जितने भी संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आसानी से मिल जाए। और टीचिंग एग्ज़ाम की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और कुछ फ़ायदे हो जाए। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो मैं सभी दोस्तों को अपने तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आपके जीवन में गुरु का काफ़ी महत्व होता है। काफ़ी माँ और पापा के बाद, मम्मी पापा के बाद सिर्फ गुरु ही ऐसा होता है जो आपको गलत रास्ते से रुकता है और आपको आगे लेके जाता है। मम्मी पापा आपकी जिद पूरा करते हैं और आपका पालन पोषण करते हैं, लेकिन गुरु आपको ज्ञान देता है और ज्ञान दे के वो आपको आगे की तरफ लेके जाता है निस्वार्थ। तो एक बार फिर सबको मेरे तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी अवसर पे हम लोग इसकी सीरीज 2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू किया जाता है। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पहला लिखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई एथलेटेड टाइम रिच विथ क्लोरीन गैस। पहला दिया है ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम, बेकिंग सोडा फ्रॉम, वाशिंग सोडा फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम। यहाँ पे कह रहा है कि क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने को अभिक्रिया कर क्लोरीन के साथ करवाई जाती है। यानी क्लोरीन गैस जो है Cl इसका फार्मूला होता है। इसके साथ में शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH, सिर्फ बुझे हुए चूने को हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस के साथ मिलाते हैं, यानी शुष्क चूना जो होता है। तो क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है? जी नहीं, ये नहीं बनता है। धोने का सोडा ये भी नहीं बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी नहीं बनता है। तो हमारा आंसर जो हो जाता है वो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो बनता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? लेमार्क, एरिस्टोटल, थियोफरस, चार्ल्स डार्विन। यहाँ पे कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो सिंपल सी बात है, आप जानते ही होंगे कि कौन है, वो है अरस्तु। और यहाँ पे थियोफ्रस्टस दिया है, ये बोटनी के जनक है। याद रखेंगे, ये भी दे सकता है। ये किसके हैं? बोटनी के, यानी जंतु विज्ञान, जूलॉजी के ये क्या हैं? बोटनी के, जूलॉजी के, जंतु विज्ञान के ये जनक हैं। सॉरी, बॉटनी वनस्पति विज्ञान के ये जनक हैं। वो थोड़ा सा लैंग्वेज अलग निकल गया, वो बोटनी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट हैप्लॉइड। एक होता है डिप्लॉइड, एक होता है हैप्लॉइड। एक होता है डिप्लॉइड और एक होता है हैप्लॉइड। गैमेट, फ्लावर, ओवरी, एंथर। यानी हिंदी में इसको देख लो, निम्न से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? एक अगुणित होता है, एक द्विगुणित होता है। तो कौन सा होता है? परागकोश भी द्विगुणित होता है। अंडाशय, ओवरी भी द्विगुणित होता है। पुष्प भी क्या होता है? द्विगुणित होता है।
तो हमारा लास्ट में जो ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन नंबर ए युग्मक। युग्मक जो होता है वो अगुणित होता है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अगुणित। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बाइलिंगुअल है, दोनों में है, और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, बीच में छोड़ के ना जाए। इसमें 30 के 31 क्वेश्चन है और आई होप रीट एग्ज़ाम में कम से कम इससे क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे, और फंसते ही हैं क्वेश्चन, इससे फंसते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। निम्न में मैनकाइंड स्ट्रेप्टोकोकस, सल्मोनेला, पेनिसिलियम एबव ऑल कह रहे हैं कि निम्न जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी हैं। इसमें जीवाणु जो दिया गया है उसमें से कौन लाभकारी है, यानी कौन यूजफुल है, कौन हम किसे हम यूज करते हैं, किसे हम ये कौन हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी होता है, यही बताना है इसमें। तो स्ट्रेप्टोकोकस, सल्मोनेला, पेनिसिलियम उपयुक्त सभी, इसमें से जो होता है कौन हमारे लिए लाभकारी है, तो ये सभी जीव हमारे लिए क्या हैं, ये सभी जीवे हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, एबव ऑल, एबव ऑल, आंसर हमारा यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहा है कि गैस्ट्रिक जूस कंटेंट, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, जठर रस होते हैं। गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है जठर रस। जठर रस जो पाए जाते हैं वो क्या क्या पाए जाते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए जठर रस में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो वो हमारा जो पाया जाता है वो पाया जाता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये तीनों चीज़ें क्या रहती हैं, शामिल रहती है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। याद रखेंगे हम लोग, ये भोजन जब डाइजेस्ट होता है तो वहाँ पे सलाइवा यानी जठर रस का निर्माण होता है, जो अमाशय में जाके बनता है, जठर ग्रंथि में, जठर ग्लैंड में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है, मतलब सूक्ष्म का मतलब थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा पाया जाता है, कौन सा पदार्थ है। तो देखिए वो कह रहा है कि सबसे पहला ऑप्शन है सल्फर। तो सल्फर आप जानते होंगे कि ये क्या है, सल्फर इसमें मिलता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा मैग्नीशियम कह रहा है, मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसके पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर मैग्नीशियम नहीं रहे तो पौधा ग्रो नहीं करेगा। फिर फास्फोरस भी पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, कि कम मात्रा में कौन पाया जाता है, तो कम मात्रा में हमारा सेकेंड ऑप्शन जो बच रहा है मैग्नीज, वो बचता है बी। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच द सिंथेसिस एंड सेक्रेट टेस्कुलर हार्मोन्स एंड्रोजन इन मैन। सर्टोली सेल, मसल से, म्यूकस सेल, स्पर्मोजोटनिया, लाइडिक सेल, लैगिड सेल। पुरुष में कोशिकीय वृषीय हार्मोन्स एंड्रोजेंस का संश्लेषण एवं श्रवण करती है। कौन करती है, सर्टोली कोशिका, इसमें तो होगा नहीं, ये एस्ट्रोजेन का निर्माण करती है, एंड्रोजेंस का नहीं करती है। सर्टोली कोशिका जो होती है वो, सर्टोली कोशिका जो होती है एंड्रोजन का निर्माण करती है। म्यूकस जो होती है वो अमाशय में पाई जाती है, सालिवा के रूप में निकलती है। और इसमें देखिए अब कह रहा है कि स्पर्मोगैटियो, ये तो जनन के काम में आता है। और आपका जो देखिए ये डी नंबर ऑप्शन जो है लेडिंग कोशिका है। लेडिंग कोशिका ये क्या करती है, ये वृषण में एंड्रोडेंस हार्मोन को रिलीज करती है, स्रावित करती है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहा है कि द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ हीट पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस, 30 केल्विन, 13.7 फ़ारेनहाइट और 13.7 रेडियन। जैसे कि हम लोग जानते हैं, या आप लोग भी जानते हैं कि तापमान को, टेम्परेचर को मापने के लिए तीन चीज़ें यूज़ की जाती है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। इसमें केल्विन सबसे बड़ा इकाई होता है, फ़ारेनहाइट उससे छोटा होता है, और सेल्सियस जो होता है सबसे छोटा है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना, वो फ़ारेनहाइट में जो होता है, बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.4, एक नॉर्मल मनुष्य में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है।
और सेल्सियस में अगर देखते हैं तो 33.5 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस तक वो प्रेजेंट पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है। न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है, यानी हमारा ऐसे ही मात्रक में देखते हैं तो बल का ऐसे मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और उसके आगे जो जाते हैं सीजीएस मात्रक में वो होता है डाइन। तो डाइन, एक बॉल में डाइन कितना होता है तो आप जानते होंगे कि 1 न्यूटन में कितना होगा 10 के पावर 3 जब रहता है तो हमारा हो जाता है डाइन, और ये रहेगा तो किलोग्राम हो जाएगा, आपको पता है ये हो जाएगा 10 के पावर 6 तो माइक्रोन हो जाता। ठीक है, प्लस में है तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेड ऑफ द ट्रांसपुरेशन ऑफ हीट इज एसेंशियली नॉट रिक्वायर्ड फॉर मीडियम कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन ऑल नॉट ऑफ एबल। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पूछा है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन तो जरूर होगा, संवहन ये भी तो जरूर होगा, लेकिन इसमें विकिरण कह रहा है। फिर 3 नंबर ऑप्शन दिया है सभी में आवश्यकता नहीं, तो हमारा नहीं पूछा हुआ है, तो आवश्यकता नहीं जब कह दिया तो हमारा आंसर यही हो जाएगा सभी में आवश्यकता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आंसर जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये क्या हो रहा है जी, हाँ 10 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर इज टेकन एज 332 मीटर पर सेकेंड इफ द प्रेशर गैस इज टेकन डबल दैट वन विटिल वेलोसिटी इन साउंड इन 996 मीटर पर सेकेंड, 66 मीटर पर सेकेंड, 1.66 मीटर प्रति सेकेंड और 332 मीटर प्रति सेकेंड। हिंदी में जानेंगे कि वायु में ध्वनि वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड। यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। तो देखिए ध्वनि का वेग उतना ही रहेगा, दोगुना किया जाए या कुछ भी किया जाए, क्योंकि ये निर्वात होता है तो उतना ही रहेगा। 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड ही इसका आंसर होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन का वेग का मान है। पलायन वेग का मान पृथ्वी के वेग से कितना होता है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11.2 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि नेचुरल फाइबर आर कॉटन सिल्क वूल ऑल। नेचुरल फाइबर आर कॉटन सिल्क वूल ऑल कह रहा है कि प्राकृतिक रेशे हैं ऊन सिल्क सभी, कपास ऊन सिल्क सभी। तो जी आप जानते हैं कि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो एनिमल से प्राप्त होंगे, एनिमल एंड प्लांट से भी ये क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। तो ये कपास भी प्लांट से प्राप्त होते हैं, ऊन भी एनिमल से, वो सीप से प्राप्त होते हैं, सिल्क भी सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। तो ये सभी आंसर जो हो जाएगा क्या आएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। तो 13 का आंसर ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कंपोजिशन परसेंटेज ऑफ CaO2 एंड पेट्रोलियम एलिमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट में CaO यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और टिन ऑक्साइड का संगठन प्रतिशत कितना पाया जाता है, 40 से 45%, 85 से 85.90 से 45.3.1 से 80.50। जैसा इसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है 60 से 68 और 70.2% ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 जो कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक बनाया हुआ है कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो कंप्यूटर से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। कंप्यूटर से क्वेश्चन कर रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र आर,
मोजिलिया साफ नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने क्वालिटी को बढ़ा लेंगे 3 डॉट पे जाके। मोजिलिया, नेटलफेस नेवियर, इंटीरियर एक्सप्लोरर इत्यादि। कह रहे हैं कि ब्रेव ब्राउज़र के उदाहरण मोजिला, नेन, यूनिवर्सिटी, ओपेरा, नेटवर्क इत्यादि। तो इसमें देखिए जितने भी पार्ट होते हैं टोटल के टोटल क्या होते हैं कंप्यूटर में हेल्प करते हैं, टोटल पार्ट ऑल ऑफ अब इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से भी एक एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहा है कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच पाए जाते हैं? सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, अर्थ एंड मार्स, सैटर्न एंड यूरेनस, ये किसके किसके पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह? तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के पास में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है कि सोनार सोनार का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो लिखा है देखिए मेजरिंग डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इन वाटर में जो जल में स्थित पिंडों की दूरी की दिशा चालने के लिए, वायु में उपस्थित पिंडों की दूरी दिशा हम चाल मापने के लिए, जल में उपस्थित पिंडों की दूरी हम दिशा मापने के लिए, और वायु में स्थित पिंडों की दिशा हम दूरी मापने के लिए। तो सोनार का उपयोग आपको पता होगा कि जल में किया जाता है, किस चीज़ के लिए? जल में स्थित पिंडों की दूरी और दिशा मापने के लिए। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 जो कह रहा है वो कह रहा है कि बीच नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सी अभिक्रिया होती है? इसमें लिखा है शीशा अपचयित हो रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ऑप्शन इसमें कौन होगा? पहला दूसरा दिया है, पहला तीसरा दिया है, पहला दूसरा तीसरा दिया है। तो आप जानते हैं कि इससे जो भी इंपॉर्टेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, देख रहे हैं आप अपचयित हो रहा है, लेड भी ऑक्साइड भी मिलेगा, ये भी मिल रहा है, और शीशा भी अपचयित क्या हो रहा है? बन रहा है। तो तीन ही चीज़ें मिलेगी, इसलिए ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीनों रिएक्ट करके तीनों चीज़ बनाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है कि ZeFeSO4 Z2FeSO4 into 7H2O HNM15XYZ, ये क्या बनाएगा? नीचे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। तो इसमें उत्पाद जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो वो ये होगा Fe2SO4 Fe2O3 YSO2 ZSO3, यही ऑप्शन हमारा होगा। केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन हुआ है, तो इसमें तीनों होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर जो है वो कह रहा है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। ताप तवा मात्रा जो 10 ग्राम वायुमंडलीय दाब और दाब क्वथनांक गैसीय परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है। ताप का मात्रा जो 1 लीटर दूध को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य क्वथनांक पर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होता है, और ताप को 1 मिनट वायुमंडलीय दाब को क्वथनांक को गैसीय परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। ताप की वह मात्रा जिसमें वायुमंडलीय दाब, द्रव्य और क्वथनांक को अलग करता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ताप की वह मात्रा जो 1 मिली द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और क्वथनांक पर परिवर्तन करने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या कितनी होती है? तो इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 15.1 इंटू 10 के पावर 23, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हुज लिस्ट स्टेप इज रिमाइडियल टीचिंग। देखिए पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो पूछे हुए हैं कि इंक्वायरी मॉडल, इंटरप्रेटिव टीचिंग, डायग्नोस्टिक टीचिंग, नॉन ऑफ दिस। कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण यानी इसका उपचार करना, इसमें कौन सा अंतिम चरण है? तो प्रतिमा पूछना जो शुरुआत होता है, स्टार्ट जो पूछना होता है वो फर्स्ट बार ही स्टार्ट होता है। पूछना कब होगा? फर्स्ट बार। पहले पूछेंगे कि समस्या पूछेंगे, समस्या क्या, फिर व्याख्यात्मक शिक्षक,
उसकी व्याख्या तो कर देंगे नहीं, तो साफ ही नेगेटिव वर्ड है ये। अच्छा, पूछेंगे उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सबसे लास्ट में जो होगा उसका निर्णयात्मक करेंगे, तभी वो उपचारात्मक शिक्षा का अंतिम चरण होगा, क्योंकि यहाँ पे समस्या को उसको समझेंगे और समस्या को समझने के बाद से हम तुरंत उसका हल बताएंगे, उपाय बताएंगे, तो वो निर्णयात्मक शिक्षा हो गया। ये सबसे अंतिम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, वो है कि मेन पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू सेट क्वेश्चन पेपर ओनली, टू नो लर्नर परफॉर्म एंड ब्रिंग मोमेंट, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ओनली। कह रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ये देखिए, ये भी पेडागोजी से क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, केवल प्रश्न पत्र तैयार करवाना? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, केवल प्रश्न पत्र तैयार करना नहीं होता है। अनुशासन बनाए रखना ये तो जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी, केवल परीक्षा ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, बी नंबर दे रहा है कि अधिगम करता है कि उपलब्धि जानना है उन सुधार लाना, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये जब भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो उसके परफॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए हम लोग करते हैं, समाज में सुधार करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट 20 नंबर 24 है नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑडियो इट्स DHFO, एपीडिकोस्पेयर, जर्मोफोन, ग्रामोफोन, मैजिक लर्न, इनमें से कौन सी श्रव्य सामग्री है, OHP, चित्र विस्तार यंत्र, ग्रामफोन, मायादीप। तो देखिए, इसमें से श्रव्य सामग्री जो है वो ग्रामफोन ही होगा, ग्रामफोन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 को आ रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इन सर्कुलर एक्टिविटी एंड सेंस टीचिंग, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठचर्या सहगामी है, पाठचर्या सहगामी है। तो इसमें हम सिंपल भाषा में लिखेंगे क्या कि श्यामपट जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल करता है पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 26 है, अब बस लास्ट के करीब है, 3 से 4 मिनट और वीडियो को देख ले, और वीडियो को लास्ट में लाइक भी करें, और ये भी बताएंगे कि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूं या नहीं, और इसमें कहाँ फॉल्ट है, कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। और क्वेश्चन 26 है, हु हैज गिवन टैक्सोनॉमी, शिक्षा उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, तो रॉबर्ट, हर्बर्ट बर्नार्ड, एनसी ग्रामलैंड है। ये लोग तो किए नहीं थे लोग, ये सबसे पहले जो थे BS ब्लूम क्या किए थे, इसका खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 इसी में 27 इसी में है, करेक्ट फादर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, BF स्किनर, थॉमस एफ गिलबरी, और नम क्रंकेट थॉर्नडाइक। इसमें से कौन दिए हैं जो सीखने के लिए हैं, फादर ऑफ ब्रीथिंग। तो इसमें हमारा आंसर जो जाएगा वो जाएगा कहाँ पे, वो सेकेंड ऑप्शन में जाता है, सेकेंड ऑप्शन में जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 है, इसका इंग्लिश हिंदी दोनों है, बाइलिंगुअल है। 28 में देखेंगे कि विच मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड, इसमें मतलब पूछ रहा है कि कौन सी बाल केंद्रित विधि है, यानी जो पौधों के लिए है, प्रोजेक्ट, समस्या विलिपन, प्रयोगशाला, इनमें से सभी। तो देखिए, इनमें से क्वेश्चन ही क्या है, ये गलत है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 आप देखेंगे, क्वेश्चन का हो रहा है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की व्यस्त विभिन्नता को एक पूर्वक विचार निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, डब्ल्यूसीआर और ये, तो हमारा इस आंसर इसमें जो होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये होगा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। और ये अगर ये क्वेश्चन करा देता हूँ तो आपका रीट का प्रीवियस 2015 का CDP जो है, CDP मैं करा दिया, और इसमें कुछ ना कुछ पेडागोजी भी है। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सी क्रिया का सूचक है। तो क्रिया का सूचक कौन कौन है, कैसे पहचानेंगे, देखना, बनाना, रेखांकित करना, सुनना और जानना। तो इसमें नियम में से जो प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा वो अपनाना पड़ेगा हमको रेखांकित करना। क्या होगा, रेखांकित करना।
तो रेखांकित अगर कर देते हैं तो वो लड़का जो है वो कार्यसूचक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और क्लास समझ में अगर आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आप ही की तरह जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम कर रहे हैं वो इस चीज़ को पढ़ लें। और मैं इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके भी उसको देख सकते हैं। और वहाँ पे साइंस का भी यूएस एनसीईआरटी का नोट्स मैराथन क्लास बना हुआ, उस वीडियो की आप जाके देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और ये आप चाहें तो कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट शेयर ये कर सकते हैं। फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।